Hello young physics learner, welcome to my class, and today I am here to explain physics bomb. It is actually a physics bomb. I am talking about mechanics. Okay, mechanics is the just like the physics bomb, rest things are based on mechanics. इसीलिए mechanical engineering is the toughest engineering portion among all the branch, all the trades of engineering. ओके, हियर इट हैपन्स. आपने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड so many branches are there in engineering, but the base branch IIT Kharagpur is famous for mechanical engineering and the base of physics is mechanics. और ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इस पे क्वेश्चंस पे अगर आपका कमांड हो गया, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम होता है. मैक्सिमम इज़ द मैथमेटिकल पोर्शन एंड द फिजिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल फिनोमिना अकरिंग अराउंड यू. सो दैट इज़ वाई दिस वन इज़ नोन एज फिज़िक्स बॉम्ब. मैकेनिक्स आपके जो NCERT के आपके समझ लीजिए कि 5 और 6 चैप्टर्स जो हैं, दीज आर अंडर मैकेनिक्स. ये स्टार्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ मोशन, थर्ड पॉइंट, आफ्टरवर्ड वर्क, एनर्जी एंड पावर, देन रिजिड बॉडी मोशन. और ये टॉपिक, ये जो आपका चैप्टर हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग के अंडर में और भी जो सब हेडिंग्स हैं, ये अपने आप में एक ब्रांच है. जैसे अगर मैं बात करती हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ इटसेल्फ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप किसी के अंडर में रखना, दैट इज़ समवॉट डिफरेंट थिंग. इसको रखा गया है मोशन इन अ प्लेन में, बट ये एक अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसलिए ये एक अपने आप में एक सब टॉपिक बनता है मैकेनिक्स ब्रांच का. उसके बाद आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी. सो रिलेटिव वेलोसिटी इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. फॉर मीन्स व्हाट? इट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसके लिए आप मेरा वो लेक्चर देखोगे जो कि मैंने पूरा एलैबोरेट किया हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को. दैट वाज वेरी बेसिक ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी केस. एक बार वो लेक्चर देख लेना, तब मेरा ये लेक्चर वापस देखना. ठीक है, सो उस लेक्चर में मैंने जो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. क्लियर? तो अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिलेटिव वेलोसिटी. इसमें थ्योरेटिकल पार्ट दैट इज़ वेरी लेस. If I am going to explain the theoretical portion, it is very less. आपको अंडरस्टैंड कब होगा? जब आप न्यूमेरिकल करोगे. और आप एक अच्छे फिजिस्ट बन सकते हो, ये भी इसकी गारंटी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो ये मैकेनिक्स की. यानी आपको मैं बता रही हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉज के अंडर में जो फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्लाइडिंग के केस, इंक्लाइन प्लेन के केसेस, पुली के केसेस, ये सारे के सारे केसेस सारी एक कैटेगरी के अंडर में अगर रखे जाएं तो ये कैटेगरी पूरी बनती है मैकेनिक्स की. और इसके न्यूमेरिकल जिन बच्चों को सॉल्व करने आ गए, जनरली होता है कि बच्चों को नहीं आता है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज़ माय एक्सपीरियंस. लेकिन अगर आपको एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए और आप उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो गए, दैट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ फिज़िक्स. ठीक है, दैट इज़ व्हाई आई कॉल्ड दिस पर्टिकुलर मैकेनिक्स ब्रांच एज द फिज़िक्स बॉम्ब. इट इज़ अ फिज़िक्स बॉम्ब. मैं आपको इसीलिए रेलिवेंट करके बता रही हूँ. रिलेटिव वेलोसिटी को 2 चैप्टर में 2 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी है ये, और मोशन इन 2 डायमेंशन यानी मोशन इन अ प्लेन में भी रिलेटिव वेलोसिटी केसेस हैं. और उसके न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल की क्राइटेरिया, इसके न्यूमेरिकल का लेवल क्या है. तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि रिलेटिव वेलोसिटी को 2 केसेस, फॉर इज़ व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको हम 2 केस में रख सकते हैं, इन 1 डायमेंशन एंड सेकेंड वन इज़ 2 डायमेंशन. अगर 3 डायमेंशन में चले गए तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी इस स्टेज में आपके लिए. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इस मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए. आप जब भी कोई भी किसी भी वीडियो को देखते होगे, किसी भी लेक्चर को देखते होगे, आप उस न्यूमेरिकल पे तो आपको लगता है कि या दिस न्यूमेरिकल वाज नथिंग. लेकिन वही आप जब नेक्स्ट किसी न्यूमेरिकल को लगाने बैठते हो तो वो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है. तो इसलिए नहीं सॉल्व होता है क्योंकि
आपने जो पहला न्यूमेरिकल लगाया था वो देख करके लगाया था, उसका सॉल्यूशन आपने देखा था। जब तक आपका माइंड इस लेवल तक सेट नहीं हो जाता कि आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट से उसके सॉल्यूशंस को खुद निकालो, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल लगाने के लिए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये +1 का टॉपिक दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग चैप्टर में है, इसलिए क्योंकि इसी की बेसिस पे पूरी फिजिक्स है। अदरवाइज़ इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा है कि इसको होना चाहिए था एक्चुअली +2 में। +2 का भी कोई टॉपिक, 12th क्लास का भी कोई टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि ये मैकेनिक्स है। और ये डिफ़िकल्टी लेवल आपके लेवल तक तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, एंड आई एम श्योर यू विल डू प्रैक्टिस। रिलेटिव वेलोसिटी के 2 केसेस हैं, वन इज़ 1 डायमेंशनल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में है, और दूसरा है 2 डायमेंशनल केस। बट इसको हम एक ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? इस रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक को हम एक साथ दोनों चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट करके हम फाइनली इस पे बेसिस इसके टॉपिक के अंडर में दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को और दोनों टाइप के थियोरी को समझेंगे, ठीक है? सो 1 डायमेंशनल मीन्स क्या है कि आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। एक बॉडी है, ए बॉडी, जो va वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा, जनरली ऐसा भी होता है, आप में से कितने बच्चे होंगे जो ये जो डायरेक्शन देख करके ये कह रहे हैं कि आप जहाँ खड़े हो उसके सामने आपने राइट, लेफ़्ट, नॉर्थ, साउथ बना दिया तो वो डायरेक्शन हो गया। ये सिर्फ एक रिजेम्बलेंस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ ईस्ट हो गया उसके सामने, ठीक है? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो न्यूमेरिकल की फिगर इस डायरेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग से बनती है, इट इज़ नॉट द रियल फिगर। अंडरस्टूड? नाउ A is moving towards east according to this direction diagram, moving towards east with velocity va, and B is another body which is moving towards the same direction with velocity vb, ठीक है? ये 2 बॉडीज़ हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्योंकि मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ तो ऑब्वियसली एक लीनियर डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर बी बॉडी को ए बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा कि हम इसे ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी बॉडी ए बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रही है और जबकि बी बॉडी खुद भी मूव कर रही है। क्लियर हो रहा है? जस्ट लाइक द केस कि आप रोड पे मूव कर रहे हो, इसके लिए प्रैक्टिकल केसेस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप रोड पे मूव कर रहे हो अपनी बाइक पर, आपके बगल में जस्ट साइड में एक कार मूव कर रही है किसी और वेलोसिटी से, और आपको उस कार की स्पीड को अप्रॉक्सीमेट लेना है। क्या करोगे आप अपना स्पीडोमीटर चेक करोगे कि आपकी स्पीड इतनी है, सपोज़ 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? बाइक पे आप जा रहे हो, बगल में जो कार है वो आपसे थोड़ा सा आगे, आपके पीछे से निकली थी, आपके आगे निकल गई। इसका मतलब उसकी स्पीड आपकी स्पीड से ग्रेटर है। आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी तो ऑब्वियसली उस कार की स्पीड 40 से ऊपर है। अब उसकी स्पीड, उसकी जो पास आउट हुई है, उसके पास आउट होने से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो 60 पे जा रही थी, वो 70 पे जा रही थी, कि वो 80 पे जा रही थी। तो दिस वन इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दैट कार विद रिस्पेक्ट टू यू, इवन यू आर ऑल्सो मूविंग। अगर आप स्टेशनरी होते तो आप एग्जैक्टली ये बता पाते कि उस कार की स्पीड क्या थी। उसके लिए आपके पास एक स्पीडोमीटर होना चाहिए था, ठीक है? तो वो अगर आप रोड के एक साइड में खड़े होते, एक कॉर्नर में, और उस साइड में खड़े होकर मूविंग कार की स्पीड को बता रहे होते तो आपकी स्पीड 0 थी। वहाँ पर वो रिलेटिव वेलोसिटी केस नहीं है। आपकी स्पीड 0 थी और वो कार आपके आगे से पास आउट हो गई। आपने उस कार की अप्रॉक्सीमेट स्पीड बता दी कि ये कार ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है? सो दैट इज़ नॉट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किस केस में आती है? जब 2 बॉडीज़, जिनमें से एक बॉडी ऑब्जर्वर है, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा बेसिक आ रहा है, एक बॉडी ऑब्जर्वर है और दूसरी बॉडी ऑब्जेक्ट है, ओ। मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओ। सो वन बॉडी इज़ ऑब्जर्वर एंड द सेकेंड बॉडी इज़ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कार ए ऑब्जेक्ट है और कार बी ऑब्जर्वर है, इवन कार बी इज़ ऑल्सो मूविंग। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अगर बी बॉडी स्टॉप होती, वी बी इज़ इक्वल टू 0, इफ़ दिस वुड बी द सिचुएशन, देन इन दैट केस
it is not the case of relative velocity. Then we must write the velocity of A as this one. Whatever be the velocity, what is the velocity of A, that we can find easily by observing the speed of this car A. Clear? तो relative, एक चीज़ आपके माइंड में ये आ जानी चाहिए कि relative velocity हम उस केस में निकालते हैं जब दो या उससे ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी से, कंपैरेबल वेलोसिटी. अगर एक की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए दूसरी बॉडी अपने आप में रेस्ट में आ जाती है. ओके इसके लिए भी आपको FOR में जाना पड़ेगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मैंने क्लियर किया था. ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप देखोगे कि एक बॉडी बहुत स्पीड में निकल गई तो उसके लिए जो नेक्स्ट बॉडी है वो ऑलमोस्ट रेस्ट में है. वो अगर एक बॉडी है, सपोज़ एक रिक्शा वाला है, एक रिक्शा वाला जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत स्लो चलता है, और एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. तो 60 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में वो जो रिक्शा वाला है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. उस कार के लिए वो रिक्शा वाला ऑलमोस्ट रेस्ट में है क्योंकि उसकी स्पीड को काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतनी स्लो है वो. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ वाई रिलेटिव वेलोसिटी हम उस केस में लेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हो. ऑब्जेक्ट के भी एक फ्रेम होता है, ऑब्जर्वर का भी एक फ्रेम होता है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी जो है वो कंपैरेबल वेलोसिटी है. रिमेंबर दीज 2 पॉइंट. वन इज़ कंपैरेबल वेलोसिटी एंड द सेकेंड इज़ बोथ आर मूविंग, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. Clear? So this VAB meaning is velocity of body A with respect to WRT से लिखते हैं body B. Clear? तो that is relative velocity. अगर हमें यही लिखना है कि A बॉडी जज कर रही हो कि B बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो ये क्योंकि कंपैरेबल वेलोसिटी है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो A बॉडी भी B बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकती है. यानी A इज़ अ कार सपोज एंड B इज़ ऑल्सो अ कार. तो A बॉडी के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ होगा उस पर्सन के लिए क्या होगा, दैट द पर्सन कैन जज द स्पीड ऑफ कार B if it is slow, that my car is moving with 60 km per hour, so this is slower than mine, so it may be 50, it may be 55. He can guess that speed, he or she can get that speed by watching, by observing the situation, how much difference is there between the position of the two bodies. Okay, at the time of observation कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों की डिस्टेंस में, दोनों की पोजीशन में. ज़्यादा गैप आ गया तो इसका मतलब ए की स्पीड बहुत ज़्यादा थी बी के रिस्पेक्ट में, कम गैप है तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कम डिफरेंस है velocities में. So that is why body A can observe the speed of body B and then we can write the speed of body B with respect to A. जो अल्फ़ाबेट पहले लिखा होता है या जो नंबर न्यूमेरल में भी इसे लिखा जाता है 1-2 करके भी लिखा जाता है इसे. सो V12 का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. हेयर वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू बॉडी A. क्लियर? सो A और B ये केसेस इस तरीके से ले जाते हैं. ये जो सफिक्स होता है इसमें सीक्वेंस देखा जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले है. अगर यहाँ पे V अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू बीटा. अगर ये बीटा अल्फ़ा लिखा है तो वेलोसिटी ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. अगर ये V34 लिखा है, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 4, वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3. ओके, सो दैट इज़ द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. अब अगर ये सब लिख दिया जाए 1 2 3 लिखा हुआ है तो ऐसा केसेस आपके में आएगा ही नहीं. हमेशा जो कंपैरेबल वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो इन बिटवीन 2 बॉडीज़ होती है, नॉट द 3 बॉडीज़. यहाँ पे 1 2 3 है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 3 ऐसा कुछ नहीं है. आप यहाँ पर सिंपली एक दो जब भी ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट यानी ओ होता है, ट्रिपल ओ नहीं हो सकता. 1 इज़ ऑब्जर्वर, सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट.
ठीक है। तो 1 2 यानी 2 सफिक्स ही मैक्सिमम पॉसिबल हैं जब आप रिलेटिव केस ले रहे हो, 3 सफिक्सेस पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप 3 की स्पीड को जजमेंट करना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 3 ट्रेन्स प्लेटफॉर्म में खड़ी हैं, मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। 3 ट्रेन्स हैं जो प्लेटफॉर्म में खड़ी हैं और तीनों अब मूव करना स्टार्ट करती हैं। आफ्टर सम टाइम जब उनकी स्पीड कुछ हो जाती, गेन कर लेती हैं, तो एक ट्रेन के लिए अपने रिस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन की स्पीड को आइडेंटिफाई करना दैट इज़ पॉसिबल, बट एक ट्रेन के लिए उसी टाइम पर नेक्स्ट ट्रेन और उसकी नेक्स्ट ट्रेन दोनों की स्पीड को आइडेंटिफाई करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का सीधा मतलब ये है कि आप एक बार में 2 काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी आता है कि एक बार में 2 चीज़ों को, 2 ऑब्जर्वेशन को करेक्टली आइडेंटिफाई करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। इसको आप नोट कर लो ये पॉइंट कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केसेस यानी 1 2 3 केस पॉसिबल है ही नहीं। तो सफिक्स किस तरीके से यूज़ होते हैं ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। दैट इज़ द केस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हम 2 केस लेते हैं। केस नंबर 1, the 2 bodies are moving in same direction, body A and B both are moving in same direction. Then the relative velocity of A with respect to B or velocity of B with respect to A can be written as the difference of the 2 values. That means what? VAB यानी velocity of A with respect to B can be written as VA minus VB. Velocity of A minus velocity of B. VBA can be written as velocity of B minus velocity of A. VBA जो सफिक्स पहले होगा उसकी वेलोसिटी पहले आएगी माइनस ऑफ द नेक्स्ट सफिक्स वेलोसिटी। क्लियर? तो आपको जब सेम एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉडीज़ मूव करी हो, ये फर्स्ट केस है, व्हेन द 2 बॉडीज़ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन द रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मैनर। तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि VAB इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ VBA। यहाँ पर माइनस अगर बाहर ले लेते हैं तो यह आ जाएगा VA माइनस VB। दैट मीन्स VAB और VBA में एक माइनस का डिफरेंस है। क्लियर? तो ये सेम डायरेक्शन में व्हेन 2 बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से निकल के आती है। एक्चुअल वेलोसिटी नहीं आ रही, वो क्या आ रही है? रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है। अब नेक्स्ट केस लेते, केस नंबर 2, वन बॉडी A body is moving in east direction and the B body is moving in west direction. Okay, that means 2 bodies are moving in a straight line and they are moving opposite in direction. So then we can write the relative velocity as velocity of A plus velocity of B. VBA can also be written as velocity of B plus velocity of A. Obviously in this case VAB is equal to VBA. There will be no minus sign. So the conclusion of this one is VAB is equal to VBA when the 2 bodies are moving in opposite direction. Velocity add up हो जाती है, ठीक है। मीन क्या है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जब आप देखो तो प्रैक्टिकल से जब आप लिंक करते हो तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग टू यू। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक आप इस बाइक से जा रहे हो, आपके सामने एक कार आ रही है, वो भी स्पीड में है, तो बाइक और कार दोनों को एक दूसरे की स्पीड बहुत फास्ट लगती है, यानी उनकी एक्चुअल स्पीड से स्पीड ज़्यादा, मतलब वो अभी इतनी डिस्टेंस पर हैं कि अभी कोलाइड नहीं करने वाले हैं, पर ए को और बी को दोनों को ही ये लगेगा कि वो ऑलमोस्ट कोलाइडिंग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में, जब एक दूसरे के फ्रंट में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में इंक्रीज़ हो जाती है, एडिशन हो जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन हो जाता है, यानी ए को लगेगा कि बी की स्पीड बहुत फास्ट है और बी को लगेगा कि ए की स्पीड बहुत फास्ट है। तो दे कैनॉट आइडेंटिफाई द एक्चुअल स्पीड, दे आर guessing the speed that it is more faster than its actual speed.
ए की एक्चुअल स्पीड या बी की एक्चुअल स्पीड से फास्ट लगेगी। जबकि यही केस जब सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में एक्चुअल स्पीड से कम लगती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारा का सारा किसका गेम है? दैट इज़ माइंड गेम। सो दिस इज़ फिजिक्स बॉम्ब। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसमें से जो भी पॉइंट नोट करने इसको नोट कर लो, और मैंने जो पहले पॉइंट नोट करने के लिए बताया था आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ टू डायमेंशन। इस केस में हम निकालने जा रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। सो इफ वन बॉडी हेयर इज A moving with VA speed in east direction and the second body is moving with speed VB in this direction, तो ये मोशन इन अ प्लेन का केस हो गया, टू डायमेंशन में हो गया क्योंकि एक एक्स एक्सिस है और एक एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। यहाँ पे वाई प्लेन ऊपर की साइड बनेगा, तो देखो एक्स वाई प्लेन के ये वाई प्लेन और ये है एक्स प्लेन, ठीक है। तो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में आ रहा है, इसलिए ये क्या है? मोशन इन अ प्लेन, यानी टू डायमेंशन के केस में। सो टू डायमेंशन के केस में एक बॉडी वी ए से जा रही है, दूसरी बॉडी वी बी स्पीड से जा रही है, एंड एंगल बिटवीन द टू इज थीटा। सो वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एज बाय द फॉर्मूला वी ए बी इज इक्वल टू, दैट इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा। यहाँ माइनस आता है, एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा आता है। दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो ये माइनस साइन आ रहा है। अब इसको लर्न करने का, इस फॉर्मूले को लर्न करने का वे ये है कि आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो पढ़ा था उसमें आया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो उस प्लस को हटा करके यहाँ माइनस रखना है। सो दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज स्क्वायर हियर, आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी वी ए बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, दिस इज़ इन 2D। ओके, दिस वन इज़ द फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, इसकी कोई डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट थिंग। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके जनरली फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लाइक बोट प्रॉब्लम है, ठीक है, रेन प्रॉब्लम है, जो बोट केसेस आते हैं कि बोट को क्रॉस करना है रिवर, रेनफॉल हो रहा है, अम्ब्रेला कैसे यूज़ करना है। तो ये जो एंगल होते हैं ये सब रिलेटिव मोशन में, क्योंकि रेनफॉल की भी अपनी वेलोसिटी है और जो पर्सन मूव कर रहा है उसकी भी अपनी वेलोसिटी है। सो दीज आर द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। बोट की प्रॉब्लम है, तो बोट में क्या है कि स्ट्रीम की एक वेलोसिटी होती है, बोट जो वाटर मूव कर रहा है उसकी एक वेलोसिटी है, एंड नेक्स्ट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बोट। सो दो वेलोसिटीज़ हो गई, एंड बिकॉज दिस इज़ अ प्लेन रिवर प्रॉब्लम में, तो इसलिए ऐसे केसेस में भी क्या आता है कि relative velocity in two dimension. So in my next lecture you will do some numerical with me on the basis of this relative velocity in one dimension and two dimension, and we will take all the cases like river problem as well as rain problem. Okay, so VAB VA square VB square minus 2 VAB cos theta, where theta is the angle between the two. Remember this figure, इस फिगर को और इस फॉर्मूले को बना लो। उसके बाद अगर इस फॉर्मूले की ऑथेंटिकेशन चेक करनी है तो आप क्या करोगे? अगर इस थीटा को आप ज़ीरो कर दो तो ये वी ए और वी बी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। वी बी यहाँ आ जाएगा तो ये पैरेलल का केस हो गया। तो पैरेलल का केस मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। आपने जो फार्मूला निकाला था आप चेक कर लो कि सेम फार्मूला आता है इसको थीटा की वैल्यू को अप्लाई करने पर। सो विल चेक इट दैट वी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस VA VB, cos 0 is 1. So we'll get VAB square is VA minus VB whole square, और VAB मीन्स क्या हो गया? VA माइनस VB। तो आपका सेम फार्मूला आ गया। सेम डायरेक्शन में क्या होती है? वेलोसिटी माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी माइनस में आ रही है। अगर 180 कर देंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में VA प्लस VB आ रहा था। सो यू आर गेटिंग द सेम आंसर हियर, द सेम फार्मूला। सो दैट इज़ वाई दिस फार्मूला इज ऑथेंटिकेटेड एंड यू कैन यूज़ दिस फार्मूला in relative velocity case in two dimension. Clear?
So that's all for today, and next time I will solve some numerical based on this relative velocity in 2 dimension as well as in 1 dimension. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, तब तक आप एक बार को देख भी सकते हो। एनसीईआरटी में भी है, रेफरेंस बुक में भी है। अगर आपका लेवल, आपने प्रैक्टिस पहले से की हुई है, आपने अपना लेवल इतना मेंटेन कर लिया है कि आप एससी वर्मा सॉल्व कर सकते हो, तो ऑब्वियसली गो थ्रू एससी वर्मा। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग कि आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ चलता है, तो ऑनलाइन में आप जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर आपको इजीली मिल जाएंगे, उसमें से रिलेटिव वेलोसिटी के जितने क्वेश्चंस हैं, यू कैन पिक आउट दैट क्वेश्चंस एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्लस आपको इस टॉपिक पे कमांड भी आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।